नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। मैं हूं जुबैर खान। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख होंगे। मुकुल गोयल के डीजीपी पद पर तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। गोयल अब डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की जगह लेंगे, जो आज बुधवार को रिटायर हो रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस के अगले प्रमुख यानी डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल राज्य सरकार को भेजा था। यूपी डीजीपी पद के लिए 3 नामों की चर्चा चल रही थी। इस पैनल में केंद्र में तैनात आईपीएस नासिर कमाल, मुकुल गोयल के अलावा प्रदेश में डीजी ईओडब्ल्यू आरपी सिंह का नाम भी शामिल था। मुकुल गोयल ने बाजी मार ली है। हालांकि 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल का डीजीपी बनना तय माना जा रहा था। आईपीएस मुकुल गोयल अभी बीएसएफ में एडीजी के पद पर चंडीगढ़ में तैनात हैं। गोयल फरवरी 2024 में रिटायर होंगे। उनके पास करीब 2.5 साल का कार्यकाल है। मुकुल गोयल पिछली अखिलेश यादव की सरकार में लंबे समय तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे थे। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान अरुण कुमार को हटाकर मुकुल गोयल को ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया था। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां एकाएक बवाल शुरू हो गया। किसानों ने बीजेपी के प्रदेश मंत्री को काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया। वहीं बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि किसानों ने हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने खराब होते चले गए कि बीजेपी नेता की गाड़ी को वहां से निकालने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। किसान और बीजेपी समर्थक इस बीच आपस में भिड़ गए। इस पूरे हंगामे में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कई संगीन आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि बीजेपी नेता हमारे मंच पर आए थे और अपने नेता का स्वागत करने लगे थे। ये गलत बात है। फरीदाबाद के खोरी गांव को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर खाली कराने के आदेश दिए हैं। आज खोरी गांव में इसके विरोध में महापंचायत बुलाई गई थी, जहां पुलिस के रोकने पर लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लोगों पर लाठियां भांजी। इस मौके पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी फरीदाबाद पुलिस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खोरी गांव में नहीं घुसने दिया। दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के गांव खोरी का है, जहां आज पुलिस और इलाके के लोगों के बीच जमकर पथराव और लाठीचार्ज हुआ। पथराव तो नहीं करना चाहिए। हमारे लोगों ने अगर पथराव किया तो वो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस को भी जो है वो लाठीचार्ज करना गलत है और लोगों की बात सुननी चाहिए। पथराव तो नहीं करना चाहिए। हमारे लोगों ने अगर पथराव किया तो वो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस। विवादों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों लालों ने कोरोना वैक्सीन ले ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजधानी पटना स्थित जयप्रभा मेदांता अस्पताल में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टीका लगवाया। टीका लेने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना के लड़ने के लिए ये टीका बेहद कारगर है। हमने स्पुतनिक वी टीका लगवाया है। जो लोग इस मामले में बयान देते हैं उन्हें देने दीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल की बैठक में मैंने पार्टी नेताओं से भी अपील की थी कि वो भी कोरोना का टीका जितना जल्द हो सके लगवा लें। नेताओं से अपील के बाद आज हमने टीका लगवा लिया। इधर टीका लेने के बाद हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरें भी साझा की। हम लोगों ने टीका लिया। वैक्सीन तो वैक्सीन है, सभी कोरोना से लड़ने का वैक्सीन है। बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही थी इस मामले पर कि तेजस्वी यादव कब टीका लेंगे। बहुत लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, उनका अपना काम है। कौन सा टीका लगवाया आपने? कई टीके यहाँ पर हैं, है। हम लोगों ने इसको तो हमने कल जो बैठक हुई थी जिला अध्यक्षों के साथ, उसमें भी हमने सबको बोला। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर से लौटे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली से बुलावा आ गया। बुधवार को मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम तय थे, ये सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इस मसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम रहता है जिसमें चिंतन बैठक भी एक कार्यक्रम है। वैसे तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन क्योंकि चुनाव आ रहा है इसलिए चिंतन बैठक में किस प्रकार से हमें जाए है सारा रोड मैप बनाया गया है और रोड मैप के अनुसार हम पहले से ज़्यादा सीटें। कोई नहीं, ये मीडिया वाले जो चलाते हैं ये बहुत गलत बात है कि
वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं, किसी भी समस्या काम के लिए आ सकते हैं, कोई भी बुला सकता है, उसमें कोई बात नहीं है ऐसी भी। राहुल गांधी से ही नहीं मिल पाए, अमरिंदर सिंह भी आए, 2 दिन बैठे थे, चिट्ठी भेजी पत्रक एक, तो सोनिया गांधी ने लौटा दिया। पहले आप जो आपने बनाया है उसको पूरा करिएगा, जब करिएगा। इसका मतलब सोनिया गांधी को मालूम है कांग्रेस ने पंजाब में कुछ नहीं किया है, इसलिए उसको वापसी भगा दिया। कांग्रेस में लिए दिए 2-4 मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम वगैरह बचे हैं, उनकी साथ भी कैसी दुर्गति राजा महाराजाओं की की आ रही है। कांग्रेस का असली चेहरा है। पंजाब खुशहाल प्रांत है और मेरे ख्याल फ्री के चक्कर में वो नहीं पड़ेगा। पहले भी लोग उनको कहते आए हैं कि हम नशा मुक्ति देंगे, हम धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन आज कुछ भी वहां दिखाई नहीं देता है। मुझे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में सियासी बिसात बिछाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पंजाब के लोगों को फ्री बिजली देने का वादा करके मास्टर स्ट्रोक चला है। इस पर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। के अंदर बिजली के दाम आधे करने की बात कही थी तो कांग्रेस ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया था और बिना किसी वादे के दिल्ली में हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देके दिखाई। और देखिए ये स्कीम आज भी जारी है। तो पंजाब के लोगों को भरोसा है कि जो पार्टी खुद दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है और 200 से 400 यूनिट तक बिजली आधे दामों पे दे रही है, वो पार्टी पंजाब में जो है 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकती है। और मुझे लगता है ये पूरी देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी जो है चुनौती रहेगी कि जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बिजली फ्री देते हैं, एमएलएज को बिजली फ्री देते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को बिजली फ्री देते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बिजली फ्री लेते हैं, तो आम जनता को फ्री बिजली क्यों ना दी जाए। और इस कोरोना महामारी के समय में ऐसी राहत जनता को क्यों ना दी जाए। मानना ये है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और आपको सच बोलने की आजादी जो है हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। केंद्र सरकार की खास तौर पे भाजपा की समस्या ये है कि उनको लगता है कि उनकी तरफ से जो झूठा प्रोपेगेंडा चले उसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज ना कराए, फेसबुक और ट्विटर उस तरीके की पोस्ट को हटाए ना। बाकी कोई पार्टी या बाकी कोई आदमी अगर इस तरीके का करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कोई सच भी लिखे और सरकार के खिलाफ लिखे तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरीके की पॉलिसी जो है पूरे विश्व में किसी देश में नहीं है और केंद्र सरकार जिस तरीके से ये काम कर रही है उससे केंद्र सरकार की विश्वसनीयता कम हो रही है और पूरे विश्व में जो है बदनामी हो रही है। ये इस तरीके की एक्टिविटीज का कानून के अंदर कोई ना कोई सल्यूशन है। इसकी सल्यूशन ये नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स का आर्म ट्विस्ट करके, हाथ मरोड़ करके अपनी पार्टी का भला करे या अपनी पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाए। ये इसका तरीका नहीं है। अगर कोई चीज गलत हुई है तो उसके लिए सजा देने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है। सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में न्यायपालिका को है, कार्यपालिका को नहीं है। तो ये उस डोमेन में जो घुस रहे हैं वो डोमेन इनका है नहीं। देखिए, अगर कहीं पर लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखेंगे और वहां पर कोरोना संक्रमण फैलेगा, पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगा, तो मुझे लगता है सरकारों को सख्ती करनी पड़ेगी। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो तीसरी वेव दोबारा भारत के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर कोई और दूसरा सोल्यूशन नहीं है। तो सख्ती करनी पड़ेगी, लोगों को भी अपने ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी, सरकारों को भी सख्ती करनी पड़ेगी। राजस्थान की राजनीति में अब एक और नया भूचाल आ गया है। दरअसल 22 साल पुराना प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का एक लेटर वायरल हो रहा है। सतीश पूनिया के इस पत्र में पुरानी चीजें हैं। उन्होंने भाजपा नेता और भाजपा दिग्गजों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पत्र को लेकर कांग्रेस नेता महेश जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मजमून पढ़ा, सतीश पूनिया जी का बयान भी पढ़ा। मतलब 22 साल पहले तो आप कुछ और कहते हो, 22 साल पहले किसी को आप राक्षस बताते हो, भस्मासुर बताते हो, 22 साल पहले आप पीठ में छुरा भोंकने की बात करते हो, और आज बिना किसी कारण के वो मनभेद कैसे दूर हो गए, सतीश पूनिया जी को ये बताना चाहिए।
सतीश पूनिया जी ने उस दिन कहा वो ठीक था, या सतीश पूनिया जी आज कह रहे हैं वो ठीक है, ये भी बताना चाहिए। और राजेंद्र राठौड़ साहब को तो बस अब अपने आप को यह सिद्ध करना है कि वो संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिससे संघ बढ़ने से नहीं रोके। भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र राठौड़ साहब को अपना मानती नहीं, संघ अपना मानता नहीं। राजेंद्र राठौड़ साहब जबरदस्ती अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं, जबरदस्ती अपने आप को बहुत निष्ठावान सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वो नहीं जान रहे हैं इस बात को कि जनता उनके एक एक एक्शन को देख रही है। वो ये उनके कहने मात्र से ये बातें भूली नहीं जा सकती 22 साल पुरानी, चाहे 22 साल पुरानी हो चाहे 40 साल पुरानी हो। बात मुद्दे की होती है तो मुद्दे खत्म होते हैं, तब बात खत्म होती है। पीठ में छुरा भौंकना, वो क्या हो गया, अचानक सब हवा हो गए। सतीश पूनिया जी की स्थिति इतनी डामाडोल हो गई है इस पत्र से जो निकला है, इसका मतलब आज संसद की एक समिति ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से बंद किए जाने के मामले में ट्विटर को नोटिस भेजा। समिति ने ट्विटर से 2 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। इस पर साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत ही जरूरी पहलू हैं और संसदीय समिति ने जो पहल की है अच्छी पहल है। अगर पहली बात को देखें तो इसका मतलब ये है कि ट्विटर, फेसबुक, गूगल जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं और अगर वो नियमित तरीके से कंटेंट, इसका मतलब वो इंटरमीडिएट नहीं हैं और पब्लिशर हैं, और अगर वो तो उनका जो सेक्शन 79 का लीगल हो जाता है। और दूसरी उसकी जो बात है कि पब्लिशर होने के नाते उन्हें इस बात के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा कि उसी तरीके के सारे आपत्तिजनक कंटेंट या अकाउंट्स के खिलाफ वो एक्शन लें। अगर वो सिलेक्टेड एक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब उनकी मंशा ठीक नहीं है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से अपने नीतियों के तहत आपत्तिजनक कंटेंट को या अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं और कैसे भारत के कानून का पालन करते हैं। जहाँ तक दूसरे विषय की बात है कि फेसबुक और गूगल से भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि नए आईटी नियमों का पालन करें, यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी यह ऐसा भ्रम है कि ट्विटर के अलावा सारे प्लेटफॉर्म्स ने नए आईटी नियमों का पालन किया है, जो पूरी तरीके से गलत है। जो नोडल ऑफिसर्स हैं और कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, सारी कंपनियों ने अपने डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किए हैं, और जो ग्रीवांस ऑफिसर हैं तो ग्रीवांस ऑफिसर की जो 3 क्वालिफिकेशंस हैं, पहला वो भारतीय होना चाहिए, दूसरा मेन कंपनीज का होना चाहिए और तीसरा वो भारत में बेस्ड होना चाहिए। और ये तीनों क्वालिफिकेशन पूरी करने वाले अभी ये फॉरेन जो टेक जाइंट्स हैं, इनमें से किसी ने भी उस पैमाने पर अपने ग्रीवांस ऑफिसर का। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर डालने और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने के आरोप में उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन आरोपी सपा नेता उमेद पहलवान की परेशानी अब और बढ़ गई है, क्योंकि यूपी पुलिस ने उस पर रासुका लगा दिया है। इस पर यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। निर्णय लिया है कि इस तरीके की जो घटनाएं, सामाजिक वैमनस्यता, आपसी भाईचारा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और एनएसए में खास बात यह है कि उसी पर लगाया जाता है जो पहले से गिरफ्त में होता है, और एनएसए की कार्रवाई की गई है। बंगाल के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ पर आए दिन कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले कृत्य सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, बहुत ही दुखद है, और देश उस पर देख रहा है। आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत ही पश्चिम बंगाल के लोगों को और वहाँ की सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसको भुगतने पड़ेंगे वहाँ की सरकार को इस तरीके के जो वहाँ पर केंद्रीय टीम। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित और पश्चिम बंगाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शुमार दार्जिलिंग इन दिनों लॉकडाउन और कोरोना की वजह से बदहाली के आंसू रो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि दार्जिलिंग पूरी तरह से पर्यटकों का स्थल है और यहाँ के लोग पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन 2 सालों से यहाँ कुछ एक पर्यटक ही पहुंचे हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी पर बनाई है। उन्होंने बताया कि 2 साल से यहाँ कुछ भी कमाई नहीं हुई है। सरकार को अपनी कोरोना गाइडलाइंस में कुछ तब्दीली करनी चाहिए। देखिए, दार्जिलिंग फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। यूपी के फिरोजाबाद न्यायालय में कर्मचारी को एक लेटर मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि कोर्ट को बम से उड़ा दूंगा और लोगों को भी अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो। जब इस लेटर की खबर आला अधिकारियों को लगी तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन ने मीडिया को बताने से पहले ही चेकिंग अभियान चुपचाप चलाया था, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस प्रशासन ने कोर्ट परिसर के तमाम गेट्स पर चेकिंग अभियान को फिर से शुरू किया। न्यायालय परिसर में कल देर शाम एक ये लेटर मिला है जिसमें अस्पष्ट लिखावट है, किसी को एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नीचे नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए कल एंटी सबोटाज टीम के द्वारा चेकिंग कराया गया, डॉग स्क्वाड वगैरह के द्वारा, और आज सुबह से भी सरगर्मी हम लोग बनाए हुए हैं, लगातार चेकिंग टेस्टिंग चल रहा है और इसके जांच पूरी होने तक हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। सर चुनाव, पंचायत चुनाव भी है सर, क्या किसी तरह का मजाक या किस तरह का सर ऐसा कुछ लग रहा है? अब समस्त पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और संवेदनशीलता का स्तर उच्च स्तर पे। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में कल रात सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग में झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि घटना शाहदरा के फर्श बाजार इलाके की है। जानकारी के मुताबिक घटना उस वक्त घटी जब घर में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और उसके बाद आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। रात 11:15 बजे की बात है, जो बराबर में एक छोटी सी दुकान है गली कोने पे, इसमें गैस का काम होता है। बड़े सिलेंडर को छोटे सिलेंडर में रिफिल होती है गैस, ठीक है जी। वो कहीं उनका सिलेंडर लीक था तो लगभग 12 बजे वो सिलेंडर में आग लगी और फटा हो। फटने के बाद वो साथ वाली दीवार जो है उधर जिस कमरे में रह रहे थे उस कमरे में वो साथ वाली दीवार उधर ही गेट की तरफ गिर गई, जिससे गेट भी नहीं खुला और कोई वहाँ से निकल नहीं पाया। कितने लोग थे इस वक्त वहाँ पे? 5 लोग थे। इस घर में 5 ही लोग रहते थे जी। कौन कौन थे? एक उनकी मम्मी थी, बड़ा लड़का था जो बैठा हुआ इंजर्ड, और 2 छोटे भाई थे इनके और एक छोटी बहन थी। तो क्या सभी की डेथ हो गई? 4 की हो गई। 4 की हो गई? 4 की हो गई। भैया को ये खिड़की तोड़ के निकाल लिया गया इन्हें। अच्छा। मोहल्ले पड़ोस वालों ने निकाला जी। फायर ब्रिगेड को कब कॉल किया गया? फायर ब्रिगेड को तो लगभग उसी टाइम कर दिया गया जब लोगों को पता लगी, पर थोड़ा सा लेट हुई, लगभग आधा घंटे के बाद ही आई, आधे घंटे के बाद आई। हाँ जी, ये रात के 12 बजे हुआ है हादसा। हम 12 बजे हम अपना फ़ोन चलाते घर पे लेटे हुए, तो हमारी माता जी कह रही बेटा फ़ोन धर दो, रात हो गई सो जाओ। मैंने हम धर देंगे थोड़ी देर में। 12:10 में हमने अपना फ़ोन रखा, इतने में ब्लास्ट हुआ। मैंने सोचा कि छत वत गिर गई होगी, तो देखा तो सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया तो हमारी माता जी चिल्लाने मिलाने, तो मैंने अपनी माता जी को तसल्ली दी, मैंने थोड़ा शांत रहो, अभी रुक जा, दरवाजा खोल लूँ मैं। तो दरवाजे के पास गिरा तो भाई वो छत गिर गई थी। छत कह रहा वो दीवार गिर गई थी। दीवार गिरने के बाद जो एंगल आई ना दीवार के पीछे जो लगी हुई थी, वो एंगल मेरे हाथ में लगे, जिससे मेरा हाथ जल गया। हाँ जी। सिलेंडर किस वजह से फटा है? रात को 12 बजे क्या वजह है कि सिलेंडर फटा है? बड़े भैया वो ये छोटे सिलेंडर में गैस वगैरह बदलता है, इस वजह से। तो क्या रात को 12 बजे भी गैस बदल जाती है? नहीं जी। तो फिर कैसे हुआ यहाँ पर? भाई इसको काम आते नहीं है पूरे। कभी ये मिक्सी सही करता है, कभी फोन सही करता है, कभी ये ड्यूटी कहीं और करता है। तो क्या आदमी अपना बिजनेस करता है, एक जगह सर हाथ पैर मारता है ना।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 27 साल की महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश को सूटकेस में डालकर SVRR सरकारी अस्पताल के कंपाउंड में फेंक दिया। इसके बाद लाश की पहचान छुपाने के लिए सूटकेस पर पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी। शव पूरी तरह से जल चुका है। इसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। जले हुए शव मिलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया और तुरंत ही इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल में लगे तमाम CCTV फुटेज को खंगाला। पुलिस ने देखा कि एक शख्स जिसकी गोदी में छोटी बच्ची है और वो दूसरे हाथ से बड़ा सा सूटकेस खींच रहा है। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को सूटकेस में रखा और एक कैब से SVRR सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल के CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरोपी की गोद में छोटी बच्ची है और दूसरे हाथ में वो बड़ा सा सूटकेस को खींच रहा है जिसमें लाश है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और कैब ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कैब ड्राइवर से पूछताछ और CCTV फुटेज देखने के बाद पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि शव को ठिकाने लगाने के इरादे से यहां लाया गया था। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बुधवार को साध्वी ऋतंबरा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो चारधाम मंदिर आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूप आनंद जी के सानिध्य में आश्रम परिसर में बनाए गए द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी अभिषेक पूजन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए साध्वी ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए समान नागरिकता कानून आवश्यक है। साध्वी ऋतंबरा पहुंचे उज्जैन। सर्वप्रथम उन्होंने महाकाल के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद में उन्होंने मीडिया चर्चा के दौरान बताया कि जनसंख्या कानून लाना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से डायनासोर एक दूसरे को खा के ख़त्म कर चुके हैं, उसी प्रकार से एक समय बाद आदमी की जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि उसे आम सुविधा देना नाकाफिक होगा। इसके लिए जनसंख्या कानून लाना बहुत आवश्यक है। वहीं दिग्विजय सिंह के सत्यानाशी बयान पर उन्होंने कहा कि सारा देश जानता है कि सत्यानाशी कौन है। साध्वी ऋतंबरा राम जन्मभूमि मंदिर से भी जुड़ी हुई हैं, जो जिसके लिए उन्होंने काफ़ी समय तक आंदोलन भी किया है। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज के लिए। यूपी सरकार में खादी और ग्राम उद्योग कैबिनेट और गोंडा के प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह का आज गोंडा दौरा रहा। प्रभारी मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बझनजोत, छपिया ब्लॉक और मनकापुर का दौरा किया। साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की। बैठक के बाद मस्कनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जून के महीने में 1 करोड़ का जो टारगेट था, उसके हिसाब से जो भी वैक्सीनेशन हुआ है उसमें अभी तक पूरी तरह से कामयाबी मिल गई है। वहां से जो भी समस्या है शासन स्तर से उसका निस्तारण करते हैं, तो वो चल रहा है, मगर विकास चलता रहे, यही हम लोग का लक्ष्य है। और जो विकास खंड है उसके लेवल पे विकास होएगा, तो जो आखिरी पैदान पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको विकास का लाभ मिलता है। सर, प्रदेश के कई जनपदों में विगत 2 दिनों से वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, वैक्सीन की कमी है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन की नहीं हो रहा, वैक्सीनेशन चल रहा है। और उत्तर प्रदेश ने हमारा जून के महीने में 1 करोड़ का टारगेट था। 1 करोड़ का जो टारगेट था उसके लिए वैक्सीनेशन जितनी भी हमें चाहिए थी, सप्लाई चेन वो प्राप्त हो गई थी। उसके आधार पे हम लोगों ने वैक्सीन कर चुके हैं। 1 करोड़ हम पहुंच चुके हैं और पहले पहुंच गए थे 30 जून के पहले। तो इसलिए जो पीछे से और वैक्सीन आनी है वो उसी आधार पे आनी थी कि 1 करोड़ जैसी खत्म होता है, वो अब आ रही है और वो आ गई है, तो वो दिया जाएगा तो और तेजी चलेगा। मगर जो हमारा लक्ष्य, कोरोना की दूसरी लहर के धीमा पड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही भी शुरू हो रही है, जिसके लिए हिमाचल परिवहन निगम ने कमर कस ली है। पहले चरण में निगम करीब 70% बसें ही शुरू करने जा रहा है। पहले चरण में HRTC 317 रूट्स पर बसें चलाने जा रहा है। इसमें ऑर्डिनरी बसों के साथ साथ सेमी डिलक्स और वॉल्वो बसें भी शुरू की जा रही हैं। कि जो हमारा बोर्ड है उसकी मीटिंग थी और उसके साथ साथ बस अड्डा मैनेजमेंट का भी हम उसमें विषय लेते हैं। और इसमें यही रहता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो बस अड्डाज हैं उनका रिव्यू लिया जाता है, कौन कौन से केसेस कहाँ हैं, किस किस स्थिति के अंदर हैं। तो
एक तो आपके ध्यान में ये जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक तो जो बस स्टैंड जो हमारा बैजनाथ का है और उसका जो वर्कशॉप है उसकी कंस्ट्रक्शन पीपीपी मोड पे लेने का जो है वो फैसला लिया है। इसी प्रकार से बस स्टैंड एट जसूर इसको भी हमने पीपी मोड के ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन का लिया है। और आपके ध्यान में ये रहे क्योंकि हमारे 2 स्मार्ट सिटीज़ हैं शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला के अंदर HRTC से रिलेटेड हमारे जितने भी बस अड्डे हैं और उसके साथ रिलेटेड और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वो सारे के सारे स्मार्ट सिटी के माध्यम से उनको वहाँ पे स्मार्ट सिटी से हमें फंड मिलेंगे और उनको हम रेनोवेट करेंगे या उनको। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार समाचार लगातार। देश में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। तस्वीरें यूपी के नोएडा की हैं, जहां बाजार के अंदर लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। इस दौरान लोगों में कोरोना संक्रमण का बिल्कुल भी खौफ दिखाई नहीं दिया। अंकल भूल गया। आपको पता है कि तीसरी लहर आ सकती है, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ। घर से लेके नहीं चले थे मास्क? लेके चले थे लेकिन वो गिर गया रास्ते में, वो वाला था। और अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां 3 दिन पहले हुई किसान की हत्या में पिलखुआ पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आला कत्ल की एक रस्सी भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि मृतक आए दिन शराब पीकर लोगों से गाली गलौज किया करता था, जिससे परेशान होकर 3 लोगों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। दिनांक 27 जून को पिलखुआ थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव के खेत में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान आज पिलखुआ पुलिस ने 3 लड़कों की गिरफ्तारी की है। इनके नाम गोविंदा, टीटू और नरदेव हैं। ये तीनों युवक सिखेड़ा ग्राम के रहने वाले। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। पंजाब ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के जिला कासगंज में एक महिला का दहशत भरा कारनामा सामने आया है। महिला ने अपनी ही बेटी को ससुराल से जबरन बुलाने के लिए लंबा हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल महिला बेटी को घर ले जाने के लिए तमंचा लेकर बेटी के ससुराल पहुंच गई और जब बेटी नहीं गई तो महिला ने तमंचा लहराकर बेटी की ससुराल में दहशत फैला दी। ग्रामीणों की मदद से ससुराल वालों ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार किया। साथ ही महिला समेत 3 पर केस भी दर्ज किया गया है। इस दौरान हालांकि महिला के साथी मौके पाकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। सर, एक शिल्पा थाना क्षेत्र में एक महिला तमंचा शायद पकड़ी गई है सर, क्या कुछ प्रकट रहा है? ये कासगंज थाना नमैनी की रहने वाली हैं ये महिला जो है, और इनकी पुत्री जो है सरावल गांव में थाना सिरपुरा में रहती है और ये जो है अपनी पुत्री को जबरदस्ती उसके ससुराल से लाना चाहती है। कईयों बार इसमें उनकी पंचायत हुई है और लेकिन वो लड़की मना कर देती कि मैं अपने माँ के साथ नहीं जाऊंगी। आज ये जबरदस्ती तमंचा लेके पहुंच गई वहाँ पर डराने धमकाने के लिए और लड़की को साथ में ले जाने के लिए। इसी पर 100 नंबर की सूचना पर जो है हमारी पीआरबी वैन गई वहाँ पर 112 नंबर की सूचना पर और उनके द्वारा इनको वहाँ से मैं तमंचा इनको पकड़ा गया है और फर्दर कार्रवाई। पंजाब के तरन तारण में जान गांव में अपने ससुराल आए दामाद की कुछ ग्रामीणों ने बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी पत्नी और ससुर लाखा सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले में लाखा सिंह ने आज बताया कि हत्या के बाद सदर थाना और घड़ियाला थाने की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने धरना देकर कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी 3 आरोपियों की जांच जारी है। जल्द ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਚਲਾਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਫੌਜੀ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਦੋਬਦੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ तब्दील। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक शख्स ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने 3 बच्चों को आइसक्रीम में चूहे मारने वाला जहर मिलाकर दे दिया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 बच्चे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मरने वाले बच्चे की उम्र 5 साल बताई गई है जबकि 2 अस्पताल में भर्ती बच्चे 2 और 7 साल के हैं। मानखुर्द पुलिस ने की पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दुनिया के नंबर 1 साइकिलिस्ट प्रिमोज रोग्लिक साइकिल रेस टूर द फ्रांस के तीसरे चरण के दौरान फिनिश लाइन से 10 किलोमीटर पहले गिरकर चोटिल हो गए। पिछले साल रेस के उपविजेता रहे स्लोवेनियाई साइकिलिस्ट रोग्लिक ने शरीर पर बंधी पट्टियों के साथ अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए खुद को ममी बताया और लिखा कि उनकी स्थिति बेहतर नहीं है। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो समूचे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई। किसी भी तरह से खेल से संबंध रखने वाले लोगों ने प्रिमोज रोग्लिक के जल्द ठीक होने की कामना की और भावुक संदेश भी लिखे। निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती हुए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को लेकर उनकी पत्नी अभिनेत्री रत्ना पाठक के बकौल अब वो बिल्कुल ठीक हैं। फेफड़ों में छोटा पेच है जिसको लेकर वो पहले से काफी गंभीर है। गुरुवार तक डिस्चार्ज होने की उम्मीद जताई जा सकती है। इससे पहले नसीरुद्दीन शाह के मैनेजर ने बताया था कि वो पिछले 2 दिनों से डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल में एडमिट है। यूपी में संभल पुलिस और बदमाशों के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं गोली लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के 3 अन्य साथी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पूरा मामला ये थाना असमौली के अंतर्गत शहबाजपुर जाने वाले रास्ते पर आज पुलिस के साथ में एक अपराधी की मुठभेड़ हुई है। ये 25,000 का इनामी है। इसका नाम तवारक है, थाना असमौली का रहने वाला है। ये यहाँ से जा रहा था। जब चेकिंग के दौरान इसको रोका गया तो इसके पास में सेंट्रो गाड़ी है। इसमें 3 और अपराधी थे जो यहाँ से फरार हो गए हैं। इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें गाय को काटने के और उस तरह के हथियार यहाँ पे इनके पास में मिले हैं, बरामद हुए हैं। इसकी तरफ से फायर किया गया तो जवाबी फायर में पुलिस की जो जवाबी फायर हुआ उसमें इसके पैर में गोली लगी है। एक हमारे सिपाही के भी गोली लगी है। दोनों ही जो घायल हैं उनको
अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। आसपास के एरिया में कॉम्बिंग कराई जा रही है। जो भागे हुए 3 अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। पहले भी इसके ऊपर CS एक्ट और NDPS एक्ट में ये नामित रह चुका है। इस समय वांछित चल रहा था। आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो। यूपी में हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र के औता गांव के किसान मयंक राजपूत ने बताया कि पिता राधा किशुन के नाम पर औता मौजा में कृषि भूमि है, जिसमें आवागमन के लिए पुलिया निर्माण करा रहे थे। लेखपाल रामाशंकर ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर मामले की जांच उक्त लेखपाल को सौंप गई। मयंक का आरोप है कि लेखपाल ने स्वीकृति दिलाने के नाम पर 35,000 रुपए रिश्वत की मांग की। वहीं एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम उन्हें पकड़कर कोतवाली ले गई। सर, आज एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा है, क्या है पूरा मामला? ये शिकायतकर्ता मयंक कुमार राजपूत ने शिकायत की थी कि इनके क्षेत्रीय लेखपाल होता रामाशंकर तिवारी जी से इनका जो है पुलिया निर्माण के कार्य को लेकर 30,000 रुपये रिश्वत का मामला तय हुआ था। इसमें 15,000 रुपये पहले देना था, 15,000 रुपये काम होने के बाद। तो आज जो है इनके यहाँ पैसे लेने के लिए जब इन्हें वहाँ शिकायत की कि हमारे वहाँ झांसी इकाई पहुँचे, मैं इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी से हूँ। तो हमने इनके एप्लीकेशन को लखनऊ भेजा। वहाँ से टीम का गठन हुआ। टीम के सभी लोगों के साथ आज इनको जो है रंगे हाथों इनके घर से रिश्वत लेते हुए 15,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। झांसी ने राट तहसील में कार्यरत एक लेखपाल को पुलिया निर्माण की अनुमति दिलाने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। टीम लेखपाल को पकड़कर कोतवाली ले गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी के प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि औता गांव का निवासी मयंक कुमार ने पुलिया निर्माण की अनुमति दिलाने के लिए राट तहसील के लेखपाल रामाशंकर तिवारी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। बताया तहसीलदार से पुलिया निर्माण की अनुमति दिलाने के लिए संबंध में लेखपाल द्वारा 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें 15,000 रुपये पहले और 15,000 काम होने के बाद देने की बात तय हुई थी। शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित लेखपाल को 15,000 रुपये केमिकल लगे हुए नोट लेखपाल को आकर उसको दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम को लेखपाल के घर पे छापा मार के रंगे हाथों पकड़ा। रुपए भी बरामद हुए हैं। लेखपाल को विरुद्ध 7 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। हमीरपुर से सीनू साथ एनबी न्यूज। मुंबई के ओम साई राज ज्वेलर्स के मालिक की आज दिन दहाड़े हत्या हो गई, जिसके बाद सनसनी फैल गई। दहिसर पुलिस स्टेशन की हद में लूट की नीयत से ज्वेलरी की दुकान के मालिक पर कई राउंड फायरिंग की गई। लुटेरे जब लूट में कामयाब नहीं हुए तो गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बुधवार सुबह की है। आरोपियों की तलाश जारी है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में आतंकियों द्वारा ड्रोन हमला किए जाने के बाद देश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पूरे बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्रों के तहत आने वाले संवेदनशील स्थानों पर खास तौर पर सतर्कता बरती जाए। इसी मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों के बीच बिहार नेपाल सीमा पर तैनात SSB ने 8 ड्रोन कैमरे बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ड्रोन कैमरा चीन निर्मित है। बताया जा रहा है कि 3 तस्कर नेपाल के रास्ते भारत इन कैमरों को ला रहे थे, तभी गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में सभी 8 ड्रोन कैमरे पकड़े गए। मिली जानकारी के मुताबिक गोआबरी सीमा पर तैनात SSB के जवानों ने कार को रोका और जांच के दौरान ये आपत्तिजनक सामान को बरामद किया। कार पर सवार तीनों तस्करों को SSB के जवानों ने गिरफ्तार कर कुंडवा चैनपुर थाना पुलिस को सौंप दिया। 26 तारीख को, इस महीने की 26 तारीख को मोतिहारी जिला के कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत SSB ने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग आदि के दौरान जो है 3 व्यक्तियों को कुछ सामान के साथ जो है संदिग्ध सामान के साथ देखा था। उसमें उन्होंने पूछताछ की तो उसमें उनके पास जो है 8 टैप्ड ड्रोन थे जो संभवतः जो है ले जा रहे थे। तो उसके बारे में उनके द्वारा जो है कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके आधार पर उनको पुलिस को हैंडओवर किया गया, जिस पर उनको 379 और 411 संभावित चोरी के सामान के साथ बरामदगी के आरोप में उनको जो है कांड दर्ज किया गया। उसका अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक की जो बात आई है तो उसमें अनुसंधान में यही आया है कि ये लोकल व्यक्ति हैं और संभवतः शादी आदि के समय जो है ड्रोन से की जाती है
वीडियोग्राफी आ रही, तो उसके लिए इसको ले जा रहे थे, परंतु अनुसंधान अभी इसका जारी किया जा रहा है। विस्तृत अनुसंधान के बाद ही जो है उसमें सही बात सामने आएगी। पुलिस अधीक्षक मोतिहारी और अन्य वरीय पदाधिकारी। उत्तर प्रदेश में नकली शराब के गोरख धंधे की जड़ें कई जिलों में फैली हुई हैं। ताज़ा मामला ललितपुर से सामने आया है, जहां एक स्कूल के पीछे कई दिनों से नकली शराब बनाने का काम चल रहा था। SWAT टीम समेत 3 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य सरगना फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक ने पूछताछ में बताया कि भाई को जेल से छुड़वाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए नकली शराब के धंधे में उतरना पड़ा, जबकि दूसरे ने कोरोना लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद यह रास्ता चुना। उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है और बारिश की वजह से अब सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। बात वाराणसी की करें तो यहां सब्जी खरीदने आ रहे लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। दुकानदारों के अनुसार बारिश की वजह से सब्जियों के दामों में 20 से 25% का इजाफा हुआ है। पहले से महंगा हो गया है, पहले से समथिंग 20-25% महंगा हुआ है। क्या क्या चीज तो ज्यादा महंगा हुआ है सब्जी? नेनुआ महंगा हो गया, भिंडी महंगा हो गया, करेला महंगा हो गया, धनिया महंगा हो गया। मतलब क्या तो लगता है कि मतलब लोगों के थाली से हट जाएगी सब्जी? इसका रीजन क्या है? समय से पहले बरसात, पानी में सब्जियां पूरा खत्म हो गई, पालक खत्म हो गया एकदम। पालक क्या रेट है? पालक इस समय कम से कम 50-60 रुपए किलो। सब्जी लेने आए हैं। सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं और सब्जियों का दाम एकदम आसमान छू रहा है। कैसे में? ये भिंडी है 60 रुपए किलो दे रहे हैं, नेनुआ है 60 रुपए किलो है, परवल है 80 रुपए किलो। सारी सब्जियां आसमान छू रही हैं। क्या मतलब आम लोग सब्जी खाना छोड़ देंगे? आम लोगों के। राजधानी दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका आज दोपहर गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चलाई गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। जहांगीरपुरी के वसीम लंबू गैंग के 5 लोग कोटला मुबारकपुर इलाके में वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे। SHO कोटला मुबारकपुर और उनकी टीम बदमाशों का पीछा कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी कश्मीरी गेट इलाके के आसपास इन 5 बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें से 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब हुए, जबकि 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बहराइच में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला जज ने जिला कारागार बहराइच का निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर 65 वर्ष के ऊपर के कैदी और अन्य बीमारी से ग्रसित कैदियों का हाल भी जाना। इस दौरान एक बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि जेल का इंस्पेक्शन किया गया है, साथ ही अन्य जानकारी भी मुहैया करवाई जा रही है। जिला जज साहब और एसपी साहब और हम लोग तीनों अधिकारियों का ये मासिक इंस्पेक्शन था और एक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ऐसे बंदी जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है या असाध्य रोगों से ग्रसित है, उनके पैरोल पर छोड़े जाने के संबंध में बैठक यहाँ पर आयोजित की गई। उसको हम लोगों ने देखा है प्रत्येक मुलजिम को और उस पर विचार करके निर्णय किया। उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने बताया कि जिले में 65 लोगों के मोबाइल फोन खो गए थे, जिन्होंने संबंधित थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर सर्विलांस टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी मोबाइल्स को जब्त कर लिया है। एसपी अपर्णा गौतम के कुशल निर्देश पर आज औरैया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हम आपको बता दें कि लगभग 65 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। हम आपको बता दें जिन लोगों के मोबाइल खोए थे उन लोगों को मोबाइल वापस किए गए हैं। शिवम पाल, ANB न्यूज औरैया। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। राष्ट्र धर्म
रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਇਆ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंजाब के मुल्लापुर दाखा में धान के मौसम में निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को 8 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए किसानों ने आज बिजली बोर्ड कार्यालय की घेराबंदी की और सुबह के काम के घंटों के दौरान किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं इस दौरान बिजली बोर्ड कार्यालय के कर्मचारी भी दीवारों पर चढ़कर कार्यालय में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। किसानों ने बिजली कर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि उनके लिए 8 घंटे की बिजली की आपूर्ति की सहूलियत मुहैया करवाई जाए, नहीं तो वे अगले 1-2 दिनों में राजमार्ग को भी जाम करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੀ ਕੱਟਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਵਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੀਸੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਅਜੂ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੀਸੀ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੜਾ ਜਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ 2500 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦੋ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਲਾਈਨ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ ਫਾਲਟ ਆ। ट्रांसफार्मर भी सारे कट ले, कोई 3 इंसुलेटर वो लगे हुए हैं। ठीक लगता है कल्ले कल्ले लंबे चढ़ के देखना पड़ेगा। ठीक उत्ते लगे हुए, बाकी सप्लाई चल रही। ठीक चलो कोई गल नहीं। 4:30 बजे तक ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰਸੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜੇ ਵੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਘਟਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ।
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਸਪਲਾਈ ਟਿੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਫੀਡਰ ਤੇ ਲੋਡ ਪਾ ਕੇ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल जनपद के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को चिट्ठी भेजकर मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव का लक्ष्य हासिल करने के लिए सहयोग मांगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी मिलने के बाद ग्राम प्रधान गदगद हैं और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तमाम नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को संबंधित खत में ग्राम प्रधानों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने और निगरानी समितियों के जरिए संक्रमण पर अंकुश लगाने में मदद की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों को भेजे लेटर में लिखा कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करें और टीकाकरण के लिए प्रेरित कर 100% टीकाकरण कराने के लिए सहयोग करें। इस मौके पर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री का ये पत्र जिले के तमाम ग्राम प्रधानों को व्यक्तिगत रूप से भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशन में कोविड-19 जांच और उपचार की व्यवस्थाओं को बढ़ाकर महामारी को काबू करने में कामयाबी हासिल की। तो फिलहाल हम लोग संचारी रोग पे काम कर रहे हैं, संचारी रोग को रोकथाम पे। तो उस रिलेटेड में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रधानों को लिखा है कि अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लिखा है उसमें है कि जेई और एईएस से जो रोकथाम के लिए कार्यक्रम चल रहा है उसमें उनका सहयोग प्राप्त हो और उसमें एक लीडरशिप दें प्रधान। और इसके अलावा जो है वैक्सीनेशन को लेकर लिखा गया है कि वैक्सीनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। वृक्षारोपण को लेकर लिखा गया है। तो इसी तरह के जो योजनाएं हैं जो सार्वजनिक हित के लिए हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्सेज एसोसिएशन कई बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन के जरिए से नर्सेज की लंबित मांगों को लेकर समय समय पर अवगत कराता रहा है। इसके बावजूद उनकी मांगें नहीं सुनी गई, जिसके बाद आखिरकार नर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई। नर्सों की मांग थी कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ साथ 15 अगस्त को राष्ट्रीय कोरोना योद्धा अवार्ड से भी सम्मानित किया जाए। मध्य प्रदेश में पहले जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए, तो अब मध्य प्रदेश में नर्स भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चली गई हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आज नर्स एसोसिएशन के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। नर्सों की मांग है कि उनकी सैलरी और स्थानांतरण को लेकर टोटल 12 मांगें जब तक सरकार पूरी नहीं करती है तब तक उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। नर्सों के द्वारा बताया गया कि अभी तक शासन और प्रशासन से उनकी किसी भी तरह से बातचीत नहीं हो पाई है और जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी रहेंगी। वहीं बताया गया कि 12 मई को पहला उनका हड़ताल था और 12 मई से लेकर लगातार उनके द्वारा हड़ताल की जा रही थी, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा उनकी कोई भी मांग नहीं सुनी गई है। साफ तौर पर नर्सों का कहना है कि उन्हें 3,000 रुपये सैलरी ना देकर कलेक्टर रेट पर सैलरी दिया जाए, लेकिन सरकार अभी तक उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं हुई है, जिस कारण से पूरा काम धाम छोड़कर नर्स अब एकत्रित होकर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गई हैं और साफ तौर पर यह बोल दी हैं कि जब तक सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी जारी रहेगी। हालांकि इस संबंध में मनोज इंदुलकर के द्वारा बोला गया कि मेडिकल कॉलेज से उन्हें स्टूडेंट वह मंगवा रहे हैं और लगातार वह काम को प्रभावित होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए तो पहले मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर पहले हड़ताल पर गए, जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्स भी हड़ताल पर चली गई हैं, जबकि नर्स और जूनियर डॉक्टर मेडिकल के क्षेत्र में एक अहम योगदान रखते हैं और इस समय पे तो तरह तरह की बीमारियां देश में आ रही हैं। ऐसे समय में डॉक्टरों का और नर्सों का हड़ताल पर जाना कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए मुसीबत भी बन रहा है। हालांकि नर्स साफ तौर पर यह बता चुकी हैं कि सरकार जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करती है तब तक वह अपना हड़ताल खत्म नहीं करेंगी। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया था कि तमाम 100 अटेंडेंट्स के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी काम करेंगे
और सबकी हाजिरी रजिस्टर में बाकायदा दर्ज की जाएगी। लेकिन सरकारी अधिकारी सीएम के आदेशों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मामला जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज से सामने आया है, जहां कॉलेज के औचक निरीक्षण पर पहुंचे सांसद चंद्रसेन जादौन को मौके पर कई खामियां मिली। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आया। दरअसल मेडिकल कॉलेज में एक दिन में पूरे महीने की हाजिरी लगा दी जाती है। वहीं मेडिकल कॉलेज में आग भी लगी थी, जिसको लेकर आज फिरोजाबाद के सांसद चंद्रसेन जादौन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम अव्यवस्थाएं देखी, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज मैनेजमेंट को फटकार भी लगाई। ऐसी खामियां हैं तो मालूम करूंगा और व्यवस्था कराऊंगा। कई वर्षों से देखते चले जा रहे हैं कि मरीजों के साथ तीमारदार आते हैं, मरीज ही आते हैं, मगर आज तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। बाहर से गलाया जाता है, वो पिलाया जाता है 10-15 दिन बाद पानी। इसके बारे में यहाँ किस तरह से पानी का व्यवस्था करेंगे? इसके बारे में मालूम करूंगा। पानी महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी आज पंजाब के गुरदासपुर पहुंची। मनीषा गुलाटी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पीड़ितों की शिकायतें सुनी। इस दौरान मनीषा गुलाटी ने पुलिस अधिकारियों को कई तरह के आदेश दिए। मनीषा गुलाटी ने कहा कि आज मैं लोगों से मिलने आई हूं, 3 जिलों के एसएसपी बैठे हुए हैं और साथ ही मैं लोगों की समस्याएं भी सुन रही हूं। उन्होंने कहा कि लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं, कुछ बातें अधिकारियों की ओर से भी कही गई हैं। महिलाओं के खिलाफ कई तरह की हिंसा होती है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पुलिस से इंसाफ नहीं मिलने वालों की शिकायतों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करना चाहिए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। कुछ खास कंप्लेंट्स के बारे में जानकारी दे दी कि किहड़ी ऐसी। तो फिलहाल दमदार समाचार लगातार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।